हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह। आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार पीएससी की मेंस की क्लास। और ध्यान दें, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन में आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या है ज़रा देख लें एक बार कि बिहार पीएससी बीपीएससी मेंस साइंस प्लस टेक हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं और ऐसे ही ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, बिकॉज नीड आपकी बीपीएससी की कुछ इसी तरीके से है। तो जैसा नीड है, जैसा रिक्वायरमेंट है, तो उसी तरीके से आप स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग चलें। हम आपको कोर्स के अकॉर्डिंग ये भी बताते चलेंगे कि कहाँ से बाकायदा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस टेक में, जैसे 2020 में पूछे गए हैं, 2019 में पूछे गए हैं। तो हमारे माध्यम से मोबीशाला एप्लीकेशन पर आपके सामने मेंशन भी है कि मोबीशाला ऐप, आप हमारे द्वारा, हम आपको लिखकर थोड़ा बता दें, हमारे द्वारा बीपीएससी में बीपीएससी प्रीलिम्स मीन्स आप जानते हैं जिसमें जनरल साइंस होगा। लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस इसका डिमांड होती है, कभी कभार 30 क्वेश्चंस की मेंटेनेंस बीच में आ जाती है। हमारे द्वारा बीपीएससी के प्रीलिम्स के मीन्स जनरल साइंस के 52, आप जिस तरीके से आप जानते होंगे कि 66, 65, 64 इस तरीके से बीपीएससी को मेंटेन करते हैं। तो हमारे माध्यम से 52 to 66 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स में जनरल साइंस रिलेटेड, वो हमने आपके सामने रखे हैं। आप उनको मोबीशाला ऐप डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं। याद रखिएगा, आपको मोबीशाला ऐप डाउनलोड करनी है। उसमें हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है आरपी वर्ल्ड आईएएस पीसीएस इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट हमारे नाम पर आधारित है, डॉक्टर आरपी सिंह। एक बात याद रखें कि जैसे ही आप मोबीशाला ऐप डाउनलोड करेंगे तो 52 to 66 जो भी आपको प्रीलिम्स के जनरल साइंस के क्वेश्चंस उनको देखने के लिए, इवन हमने मेंस भी आपके सामने सॉल्यूशन डाला है, तो उसको आप देख सकते हैं। हर किसी क्वेश्चन पे लगभग हमने 40 मिनट से 1 घंटा लिया है, और वह हमारे लिए खैर पूरा तो नहीं रहा, बिकॉज डाटा हम पूरा नहीं दे पाए, बट क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जितना दे सकते थे और जितना आप लोगों के लिए एप्लीकेबल था और बहुत इंपॉर्टेंट था, जो फ्यूचर कास्टिंग के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपके लिए बहुत नीडी है। आप उसको देखें तो बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने समझ में आएंगी और एनालाइज आप कर पाएंगे कि पुराने और नए पेपर पे, ओल्ड वन टू द ओल्ड वन पेपर, हाउ कैन यू एनालाइज easily, you can understand when you will watch my video by the help of the मोबीशाला app. First of all, you will use a particular code and the code is RIAS0001, RIAS0001. आप जैसे ही इस रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आप याद रखें, वन बाय वन सारी वीडियोस आप स्कैनिंग करने के बाद रेफरल कोड की डिमांड होगी। जैसे आप रेफरल कोड का यूज करेंगे तो इजीली ऑल द वीडियोस यू कैन वॉच विदाउट एनी टेक्निकल प्रॉब्लम। दूसरी बात पर आते हैं कि हमारा लगभग एक्सपीरियंस हम आपके सामने लिखा ही है कि लगभग 11 साल का हमें एक्सपीरियंस है। आईएएस और पीएस हम करीब 10 से 11 साल से पढ़ा रहे हैं, और जिसमें कि ऑनलाइन पे हमें काफ़ी समय हो चुका है और ऑफलाइन में भी हम काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं। लगभग हम 11 से 12 स्टेट्स में भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें आईएएस और पीसीएस और मेडिकल लेवल भी हम पढ़ाते हैं, डॉक्टरी लेवल, जिसके माध्यम से हमारे द्वारा बहुत से बच्चे आईएएस और पीसीएस और मेडिकल लेवल पर डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और पीसीएस में तो बहुत बच्चे हैं जो हमारे द्वारा जो है मेंस पेपर निकाल चुके हैं। हम अपने फील्ड की बात कर रहे हैं, मीन्स अपने साइंस टेक जनरल साइंस की बात कर रहे हैं। इसके साथ जान लें, जैसे हमने बताया कि 52 66 जो है आपके जनरल साइंस के जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ट्रेडिशनल साइंसेस को बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके सामने एक्सप्लेन है। आप उसको देख सकते हैं मोबीशाला ऐप के माध्यम से। दूसरी बात समझ लें, जैसे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं बीपीएससी में, ठीक उसी प्रकार से हमने बीपीएससी में मेंस के क्वेश्चंस को अभी सॉल्व किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेटेस्ट हम अभी जो है सॉल्व कर चुके हैं, उसको आप देखें तो आप एनालाइज कर पाएंगे। इसके आधार पर अब हम देखेंगे कि जैसे हम हमेशा से कहते आए हैं कि जब किसी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, बीपीएससी में आप किसी भी जीएस में ले लें, जो फर्स्ट पेपर होता है उसको देख लें, या फिर आप जीएस सेकंड पेपर के थर्ड सेक्शन में देख लें, जिसमें कि आपकी साइंस टेक पूछी जाती है, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और ईच क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है। इसमें 3 सेक्शन देता है 36 मार्क्स का। ऐसे कुछ समझ लें, 36 मार्क्स में एक क्वेश्चन और 36 मार्क्स में दूसरा क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आपको देगा, जिसमें कि याद रखिएगा इस क्वेश्चन कभी भी आप ट्रेंड एनालाइज कर देखिएगा कि 36 मार्क्स जो होता है एक ईच क्वेश्चन का, उसमें वो 12 मार्क्स में 3 सेक्शन को ऐड करता है। गौर कीजिएगा, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ओल्ड वन साइंस टेक्नोलॉजी से पूछेगा, और बीच में जो चल रही होगी
और फ्यूचर कास्टिंग में इसके साथ किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से आपसे पूछता है। कभी भी आप गौर कीजिएगा, हम 20-25 साल के जब पेपर सॉल्व किए हैं, वो आईएएस में भी है, पीसीएस में भी है, तो आप गौर कीजिएगा कि 12 नंबर का 12 ईच सेक्शन वो आपके सामने ऐड रखेगा। हमने बताया ये जो शुरू के 12 मार्क्स हैं वो ट्रेडिशनल साइंस टेक्स्ट से आपसे पूछेगा, मीन्स आपको नॉलेज कितनी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके लिए आप क्लास ले रहे हैं। एक सेकंड क्वेश्चन होगा कि जो करंट के साथ चल रहा है, जो करंट के साथ चल रहा है। एक होगा कि आप फोरकास्ट क्या है आपकी, कि आप ट्रेडिशनल और करंट दोनों को मिलाकर अपने पर्टिकुलर स्टेट कंट्री के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, वो आप लिख कर समझाएं। आपकी समझ क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, साइंस टेक के माध्यम से किस तरीके से आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, मानव कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं, तो हम इसी पैटर्न से देखेंगे। तो अभी हम किस पर बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पे भी बात करेंगे और जो करंट में चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। यूँ तो आपके पास साइंस टेक में पढ़ने के लिए काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, हालांकि हम पढ़ेंगे तो सभी ही, बट हम जो बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया में पूछा जाता है, और अभी आप देखेंगे जो अभी बीपीएससी का मेंस का पेपर बच्चों ने दिया है, तो आप उसके आधार पर देखें। एक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बायोटेक कहते हैं, तो बायोटेक के साथ डील करेंगे और बायोटेक के साथ ही डील करना चाहिए, कारण आप जब 10th पढ़ते हैं तो 10th के साथ जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आसान सेक्टर है या कहीं कि ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना, इसका हमारा एक रीज़न है आपके साथ ये स्टार्ट करने का बायोटेक्नोलॉजी के साथ। बायोटेक्नोलॉजी बीपीएससी 2021-22 मीन्स आप न्यू सेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और जो न्यू सेशन के नहीं है, जो अभी देंगे एग्ज़ाम, जो न्यू सेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम देंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाना रीज़न क्या है, 10th क्लास की स्टडी से जुड़कर और हम ट्रेडिशनल साइंस टेक के साथ जुड़कर और करंट के साथ जुड़कर हम फ्यूचर कास्टिंग कर सकते हैं। उसका सबसे आसान तरीका, वी हैव द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टॉपिक नेम इज द बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस देखिएगा, आज हम अकॉर्डिंग टू टाइम अगर इतना कर पाए तो बहुत अच्छा, और अगर इतना नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि टाइम एक पीरियड लिमिटेड होता है हमारे पास भी, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा ज़्यादा भी ले लेंगे, और अगर कम रहा तो नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। तो फर्स्ट क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के साथ। उसमें आज क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं, फुल एंड फाइनल के साथ बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका इंट्रोडक्शन आज हम 100% आपको नहीं बताएंगे। कारण है उसका, अगर हम 100% इसकी आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे तो कहीं कहीं पर इसकी इन्फॉर्मेशन बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे हम बताएं कि ट्रेडिशनल बायोटेक से क्या समझते हैं और लेटेस्ट या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं, जब हम उसको समझाएं तो आप याद रखें हम इस वाले सेक्शन पर नहीं आ सकते हैं। हमने बायोटेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है कि आपको बहुत आसानी से पॉकेट नॉलेज आप उसका बना सकते हैं, मीन्स आप उसको पॉकेट में ऑल द टाइम यू कैन कैरी दैट वन और इजीली यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर एग्जाम बीपीएससी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद ब्रांच देख लेंगे, हाउ मेनी ब्रांचेस आर स्पेशली ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड वन, you have the benefits of the biotechnology. We are getting the benefits to the biotechnology, means biotechnology is very essential for the human welfare. कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आप बायोटेक्नोलॉजी लें या आप स्पेस टेक्नोलॉजी लें या आप नैनो टेक्नोलॉजी लें या आप रोबोटिक्स लें, कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लें, या आप एनर्जी बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और एनर्जी का सीधा कोरिलेशन होता है, इसके साथ भी हम डील करेंगे। तो कोई भी आप टेक्नोलॉजी का लेंगे, एनी वन टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, और हम कह सकते हैं कि केवल ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही बायोटेक्नोलॉजी को बनाया जाता है। सेंट्रल डॉगमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय होता है, इसके बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आते। आज हम कोर चीज़ें देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी डील करने के लिए कौन कौन ऐसे सेक्शंस है, दोज आर वेरी 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 पॉइंटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एनलाइटेड ऑल्सो। क्रोमोजोम डीएनए स्ट्रक्चर, यहाँ हम क्रोमोजोम को पढ़ेंगे नहीं, बस क्रोमोजोम को बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर समझ लेंगे, बिकॉज क्रोमोजोम और डीएनए को जो पढ़ा जाता है वो जनरल साइंस में हम देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिना इसके आप बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नहीं समझ सकते हैं। आइसोलेशन जीन बाय द एंजाइम्स, किस किस एंजाइम के माध्यम से हम आइसोलेट कर सकते हैं जीन या डीएनए के एक सेक्शन को। डीएनए के एक सेक्शन में हम देखते हैं कि जीन का पेस्टिंग होता है, उसको भी समझेंगे, बात समझ लेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के आधार पर, चलिए स्टार्ट करें। समझिए, हम जब बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, मैंने आपको पहले बताया कि व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, so we will divide out the particular introduction of the biotechnology in many section according to the we will explain about that। ठीक, बात समझ लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी को जगह जगह पर अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे।
बायोटेक्नोलॉजी को आप ऐसे समझ लें, अगर आप इसे ब्रेक करेंगे, दिस वन बायो इन टेक्निक, बायो इन टेक्निक, अ टेक्निक यू यूज फॉर द बायो, बायो मीन्स लिविंग, दिस इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू बायो मीन्स लिविंग और द ऑर्गेनिज्म, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी को अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, यू हैव बायो एंड प्लस टेक्निक, आपके पास बायो है, टेक्निक है, या आप कह सकते हैं कि बायो और टेक्नोलॉजी। क्लियर कट बात कर लें, बायो एंड टेक्नोलॉजी आप समझते चलें, साथ में स्लो रखेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के चलेंगे मैटर के अकॉर्डिंग। बायो का मीन्स लिविंग, बायो मीन्स लिविंग एंड लिविंग मीन्स वी हैव ऑर्गेनिज्म, लिविंग मीन्स ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू अ टर्म, द टर्म यू हैव द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझेंगे, वी हैव 3 सेक्शन, द फर्स्ट वन इज प्लांट एंड सेकेंड वन इज एनिमल and third one is microbe, third one is microbe. So we have 3 section related to organism, and these organism we can call, this one is living and all the living type of we have bio, means bio का जब बात करते हैं तो living की बात करते हैं, living की बात करते हैं, organism की बात करते हैं। organism means plant, animal और microbe होने के लिए अभी बहुत है, लेकिन सभी इसी में आ जाते हैं। human भी animal में आता है, लेकिन social animal में categorized होता है। टेक्नोलॉजी मीन्स हमारे पास एक टेक है, हमारे पास एक टेक्निक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो याद रखें, हम ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे, हम ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे, और समझ लें वी यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, वी यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, बात पे ध्यान देंगे, थ्योरी अपने आप बनेगा। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे आप ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनिज्म, वी यूज ऑर्गेनिज्म, आप कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है और एनिमल हो सकता है, एंड इट कैन बी माइक्रोब ऑल्सो। 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी हैव, तो वी यूज ऑर्गेनिज्म एंड दीज ऑर्गेनिज्म वी गेट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू दैट टाइप। हम क्या करेंगे कि यूज करेंगे ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के साथ में इनके कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दैट कंपोनेंट ऑल्सो। तो हम इसमें कंपोनेंट और ऑर्गेनिज्म दोनों को यूज करेंगे, और जब यूज़ करते हैं तो इनकी थ्रू हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, वी मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वी मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, तो जब ये प्रोडक्ट बनता है हम इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात को समझते चलेंगे, स्लो मोड पर सब समझेंगे। बायो मीन्स लिविंग है, और लिविंग मीन्स प्लांट, एनिमल और माइक्रोब होता है। माइक्रोब्स या कहें कि ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट, एनिमल और माइक्रोब, या उनके कंपोनेंट जब हम यूज़ करते हैं और यूज़ करेंगे तो उनसे एक प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट जब बनता है तो किसी पर्टिकुलर पैटर्न से बनता है, उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का कंपोनेंट, ऑर्गेनिज्म और कंपोनेंट वी यूज बाय द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड वी गेट अ प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड द, like we can call this one is a vaccine, this one is antibiotic, this one is antiseptic, anti-allergic, different type of we can be। तो प्रोडक्ट आपके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, हम यहाँ इसको मेंशन कर लें। ये आपके सामने वैक्सीन हो सकता है, इट कैन बी वैक्सीन, इट कैन बी एंटीबायोटिक, इट कैन बी एंटीबायोटिक, एंड इट कैन बी एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक एंड एंटीसेप्टिक, एंड एंटीसेप्टिक and antiseptic also. So we have different type of the products are going to be made by the help of the livings with the presence of genetic engineering। अब genetic engineering क्या है उसको अलग से समझेंगे, इसलिए हमने कहा कि इंट्रोडक्शन अपने आप में इनकम्प्लीट है, उसको हम जगह जगह पर यूज़ करेंगे, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में यूज़ ज़रूर करेंगे। तो ये आप क्या है, दिस वन वी कैन कॉल द होल सोल नॉलेज एज वी गॉट, तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। ये सब कंप्लीट प्रोसेस है, इसे हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। एंड हु गेव द टर्म, हु गेव द टर्म बायोटेक, हु गेव द टर्म बायोटेक और द बायोटेक्नोलॉजी, मिस्टर कार्ल इरेकी, मिस्टर कार्ल इरेकी in 1962। Who gave the term बायोटेक्नोलॉजी, मिस्टर कार्ल इरेकी इन 1962। ये हमें समझ में आता है। तो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन वी गॉट, व्हाट इज दैट वन, इसे देख लें।
biotechnology, biotech should be useful for, biotechnology should be useful for human welfare, human welfare. It can be direct, and it can be indirect also. Direct and indirect also. Direct means and indirect means. Direct means and indirect means. Indirect means like we can call like the tablet. We can call the tablet and antiseptic and anti-allergic. So these type of terms are usable especially in indirect method for human welfare by the help of the biotech. So biotech में ह्यूमन के लिए वेलफेयर होता ही है, कोई भी टेक हमेशा ह्यूमन के लिए वेलफेयर होता है, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर की जब बात करते हैं बायोटेक के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में आपको क्या देगा, ये ह्यूमन के लिए वेलफेयर होता है, आपके लिए वेलफेयर होगा, आप इसको यूज करते हैं। जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट में हमारे पास क्या होगा, लाइक जीन थेरेपी एंड RNA and DNA isolation. What is isolation? Means you are going to segregate a particular section to the DNA to the RNA. RNA से काट लें, DNA से काट लें, कटने के बाद जो सेक्शन होगा उसे आप आइसोलेटेड सेक्शन कहेंगे। उसे काटने के लिए कैंची चाहिए, सीजर चाहिए, और इस सीजर का नाम होता है मॉलिक्यूलर सीजर, आप उसको काट सकते हैं। तो अभी हम क्राइटेरिया देख रहे हैं कि किस किस तरीके से आपको काम करना है। लाइक DNA replication, DNA replication, I hope you all will be aware about the replication section, means cloning section, copy paste, my shadow is my copy, so we can call this is the replication section। तो DNA का replication होगा और recombinant होगा, recombinant also। So we have two section, replication and recombinant also। तो recombinant होता है और replication होता है, कैसे होगा बताएंगे। recombinant means जोड़ देना, कट करने के बाद जोड़ देना, और एप्लीकेशन मीन्स का मतलब है कि एक जैसी कॉपी मेंटेन कर लेना। और भी है इसमें, जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन है, और भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रांचेस में इस सब के साथ डील कर लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन के लिए वेलफेयर होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स कैसा है कि सब थेरेपी यूज़ करेंगे और ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग में आने वाली हैं और ये टैबलेट में आने वाली है। इतना सफिशिएंट है। चलिए नाउ biotechnology has five branches according to the color, the first one you have blue one, biotechnology, you can write the technology, biotechnology, blue color. Why you are using blue color? It is related to the particular sector, एरिया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सभी सेक्शंस इसी में काउंट होंगे। ब्लू, ग्रीन टाइप ऑफ बायोटेक। अकॉर्डिंग टू द कलर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ग्रीन कलर इज कोरिलेटेड और लिंक्ड विद द विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरीके का ऑर्गेनिज्म लिंक करता है, तो प्लांट से करेगा, बिकॉज प्लांट के पास होता है क्लोरोफिल। लीफ में क्या है, क्लोरोफिल, तो ग्रीन कलर होगा। ऐसे ब्लू कहाँ होगा, ओशियन में होगा, मैराइन में होगा, ठीक है। एक्वाटिक सेक्शन जिसे कहते हैं, जलीय भाग जो होता है। ब्लू, ग्रीन एंड रेड, एंड यू नो रेड कलर इज रिलेटेड टू द ब्लड, इट कैन बी ऑफ लिविंग इन एन एनिमल एंड ह्यूमन आल्सो। सो रेड वन बायोटेक्नोलॉजी, इजीली आप समझते रहे, बहुत आसान है। एंड वाइट बायोटेक्नोलॉजी, एंड लास्ट वन यू हैव द येलो बायोटेक्नोलॉजी। अभी वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, आप कलर से देख लीजिए कि जब बात करते हैं हम ब्लू, तो आपको याद कैसे रहेगा। ब्लू की जब बात करेंगे तो हम एक्वाटिक की बात करते हैं। एक्वाटिक, वी डिस्कस अबाउट द एक्वाटिक, मीन्स एक्वाटिक टर्म इज रिलेटेड टू द वाटर। सेकेंड वन इज ग्रीन, सो ग्रीन कलर बायोटेक्नोलॉजी या ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द प्लांट्स, एंड द क्रॉप, एग्रीकल्चर। थर्ड वन इज रेड, रिलेटेड टू ब्लड means vaccine and the medicine also, and gene therapy, GMO,
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अभी आएगा आपके सामने वाइट क्लासिफाइड है दो तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री में, तो हमें तो लिविंग के साथ बात करना है तो हम सीमेंट वाले में जा नहीं सकते, यहाँ हम रिलेट करेंगे प्रोटीन के साथ। प्रोटीन, इम्यूनो एसिड, एंजाइम, पिगमेंट्स, एल्कोहल, हाँ फर्मेंटेशन, यहाँ हम डील करते हैं। येलो वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट्स। अब याद रखेंगे, अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद करने के आसान तरीके हैं, और जब इसको आप याद करेंगे तो याद रखिएगा कि आपको ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, मीन्स ये जो कलर है उसके साथ आपको पर्टिकुलर एरिया और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको देखना है। हम आपको बता चुके हैं कि व्हेन वी डील विद द टर्म, in the term you have organism, so it is classified especially in 3 sections. The first one you have the plant, second one you have animal, and third one you have microbe. Got the point? We have 3 type of organism or the living. This one is classified in 3 sections. Got the point? So according to the color easily we can understand. Blue color is related to aquatic means the water, marine water and ocean water. Green color is related to plant, chlorophyll, and red related to blood, RBC, and white related to protein, not to the WBC. Yellow for insects. अब हम देखते हैं कि हम पहली ब्रांच को किस तरीके से डील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, सो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कलर? जैसा कि आप कलर से समझ पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कलर, गेटिंग द पॉइंट, वाटर रिलेटेड, H2O रिलेटेड, याद रखने के तरीके हैं और लिंक करने के तरीके हैं, किस तरीके से बात को लिंक किया जा सकता है। वाटर रिलेटेड है मींस हम कहेंगे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, दिमाग में रख लीजिएगा कि व्हेन वी डिस्कस एंड व्हेनेवर वी विल थिंक जस्ट अबाउट ऑर्गेनिज्म टर्म, तो आपके दिमाग में कम से कम 3 चीजें तुरंत आनी चाहिए, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। सो हम क्या करेंगे कि ब्लू वन बायोटेक्नोलॉजी वाटर से रिलेटेड है, मींस एक्वाटिक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ डील करेंगे। वी डील विद एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, यहां हम लिखते हैं आपके लिए वी डील विद एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट पॉइंट, एंड aquatic organism and aquatic resources, plant, animal, microbes, ये सब पानी में लिविंग है, एक्वेटिक कंडीशन में लिविंग है, तो लिविंग रहने के लिए इनको कुछ सोर्स चाहिए, मीन्स फीड चाहिए, फूड चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, ब्लड चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये सब जब चाहिए तो ये रिसोर्सेज के आधार पर डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, एक्वेटिक रिसोर्सेज वी कैन क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज क्लासीफाइड कर सकते हैं, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है, जिसे हम सराउंडिंग केस कहते हैं। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, whenever we discuss about organism, so इस ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर एक सराउंडिंग होता है। जैसे अगर आप कहीं हैं, मान लीजिए बिहार के किसी पर्टिकुलर आप डिस्ट्रिक्ट में हैं, मान लीजिए आप अहर में हैं, मान लीजिए आप कहीं भी हैं, आप मान लीजिए रोहतास में हैं, तो हम लिख दें आपके सामने यहाँ रोहतास है, मान लीजिए आप रोहतास में हैं, रोहतास जगह में है, जो कि किसका सिंबल है, ये ड्राफ्ट का सिंबल है, मीन्स ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सूखा बहुत पड़ता है, रोहतास, अहर ना, ये जगहें हैं। तो रोहतास में आप हैं, तो इस रोहतास में आप देखेंगे इस ऑर्गेनिज्म के चारों ओर, या कहें कि आपके चारों ओर 2 तरीके के हमारे पास सराउंडिंग्स होते हैं। तो ये क्या है, रोहतास का सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग और वी आर डिस्कसिंग जस्ट अबाउट द सराउंडिंग ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म क्या है, आप हैं, आप अपने चारों ओर देखिएगा, आप देखेंगे एबायोटिक होगा और बायोटिक होगा। गौर कीजिएगा, जब आप बायोटिक की बात करते हैं तो बायोटिक में हमेशा यही लिखा जाता है, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब, हमेशा आप यही लिखेंगे। बाकी सब क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग हो जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। इंसेक्ट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड स्पेशली इन टाइप ऑफ माइक्रोब में मोस्टली इसे काउंट कर लेते हैं। एबायोटिक की जब बात करते हैं तो एबायोटिक में आपके पास क्या है, यू हैव एयर,
you have water, and you have soil, sand also you can write sand, and you have temperature, and you have heat, na? You have light also. So these are the points are very important for you कि air, water, soil, sand means land, temperature, heat and light. जब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो एबायोटिक कहते हैं, और जब हम बायोटिक के बारे में डिस्कस करते हैं तो प्लांट, एनिमल और माइक्रोब के बारे में डिस्कस करते हैं. गौर कीजिएगा, जब आपसे एक्वेटिक रिसोर्सेज की बात की गई है तो एक्वेटिक रिसोर्सेज डिपेंड किस पर करेंगे? सराउंडिंग पर डिपेंड करेंगे. मैं हूँ, मेरे चारों ओर एक सराउंडिंग है, उसी सराउंडिंग से ही मुझे रिसोर्सेज मिलते हैं अपना लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, या अपनी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मेंटेन करने के लिए. अभी हम मुखर्जी नगर दिल्ली से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि कल हम पटना में पढ़ाएं तो पटना के रिसोर्सेज हमें जिंदा रखेंगे. ठीक उसी तरीके से हर किसी ऑर्गेनिज्म का अपना एक सराउंडिंग होता है, रिसोर्सेज होते हैं. वो बायोटिक और अबायोटिक दो ही तरीके के होते हैं. उन पर हम इंटरचेंजिंग सेक्शन देते हैं कि उनके आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या इंटरचेंज हो रहा है. उसे ही आप सराउंडिंग की कैटेगरी में डालते हैं. वो किसी भी पर्टिकुलर रीजनल एरिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, स्टेट, कंट्री या कंट्री टू कंट्री भी होता है. ये सराउंडिंग केस में हम पढ़ते हैं. मेरी बात समझ में आई होगी. तो फर्स्ट यू हैव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, सेकंड यू हैव एक्वेटिक रिसोर्सेज. नाउ एक्वेटिक व्हाट? सराउंडिंग. एक्वेटिक सराउंडिंग. एक्वेटिक what? Aquatic surrounding and aquatic ecology and aquatic ecosystem. Most important, aquatic development means if you use particular the term बायोटेक. सो बायोटेक किस लिए होता है? ह्यूमन के वेलफेयर के लिए. तो सीधे बात क्या करनी है कि कोई भी आप सेक्शन इसमें चूज कर लें, वो सबके सब किसके लिए यूजफुल होने चाहिए? ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी एसेंशियल, शुड बी वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर. तो सब हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ह्यूमन के लिए वेलफेयर होना चाहिए, ह्यूमन के लिए वेलफेयर होना चाहिए, और इसीलिए हम बायोटेक्नोलॉजी को बनाए हैं. इसलिए बायोटेक्नोलॉजी बनाई गई. 1962 के बाद से बायोटेक्नोलॉजी चल ही रहा है कॉन्टिन्यूसली. इंडिया में कब आई, कैसे आई, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि व्हाट इज द ब्लू वन टाइप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. अब आप समझ लें, वी अकॉर्डिंग टू द कलर वी हैव द ग्रीन वन बायोटेक्नोलॉजी. नाउ अब आप ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखें. व्हाट इज द ग्रीन बायोटेक? व्हाट इज द green biotechnology? What do you understand? The term you have the green one biotechnology. So what is green biotechnology? Green, according to the color, easily can understand. Green means plant, and plant means crop, and crop means agriculture. क्रॉप मीन्स एग्रीकल्चर. हमने कहा कि स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आप चीज़ों को इंटरलिंक करना सीख जाएं. जब इंटरलिंक करना सीख जाते हैं तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर चला जाता है. कैसे जाएगा? आपके पास वर्ड्स बहुत आसान होंगे और वर्ड्स को संभालना आपको आता होगा. तो समझ लें कि जब हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ ग्रीन वन बायोटेक्नोलॉजी, तो ग्रीन कलर मीन्स प्लांट की बात है, और प्लांट मीन्स क्लोरोफिल की बात की गई है. तो क्रॉप की बात करते हैं और एग्रीकल्चर की बात करते हैं. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? हम कहेंगे एग्रीकल्चर. व्हाट? एग्रीकल्चर व्हाट? एग्रीकल्चर बायोटेक. एग्रीकल्चर बायोटेक होता ना कि एग्रीकल्चर DRDO सेक्शन क्या देखता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखता है. क्यों देखता है? क्योंकि उसको यील्डिंग पावर बढ़ाना है, क्रॉप पावर बढ़ाना है, उसकी क्रॉप की फर्टिलिटी इंक्रीज करना है. तो यहाँ क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर. और यहाँ पर क्या करेंगे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. Agriculture development. And you have some more type of the things like you have micro propagation. Very important term especially in green one biotechnology. Micro propagation, इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लें. Micro propagation term is directly related or interlinked to two section. We have cell culture and tissue culture. आपको पता होगा 9th क्लास में आता है टिश्यू कल्चर. ये हम बताते चलेंगे कौन से क्लास से बिलोंग की है बात.
माइक्रो प्रोपेगेशन मीन्स सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर की बात की गई है, जिसमें हम टिश्यूज के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं जेनेटिक लेवल पर और एक नई ब्रीड बना लेते हैं। जब आप नई ब्रीड बनाते हैं तो इसका एग्जाम्पल भी लिख दें सर। हाँ बिल्कुल लिख देंगे, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आप शायद जानते हो कि हॉर्टिकल्चर क्या है, नए नए तरीके के पौधे, नए नए तरीके के हम फूल फ्लावर्स जो होते हैं यहाँ से बना लेते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोपेगेशन बट बाय द हेल्प ऑफ द ग्रीनमैन टाइप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जो वास्तव में प्लांट के क्लोरोफिल के साथ डील तो करती ही है, लेकिन अपने खुद के प्लांट के केमिकल के साथ भी डील करती है। इसके साथ देख लें हाइब्रिड। हाइब्रिड पहला प्लांट मान लीजिए एक रोज का प्लांट है, उस रोज का प्लांट का कलर है रेड, लेकिन अभी हम एक प्लांट बनाते हैं उसका कलर हो जाता है ब्लैक, तो हाइब्रिड प्लांट हो जाएगा। आप समझ पाए, हाइब्रिड मीन्स उन्नत किस्म का है, लेवल अप करते हैं आप। हाइब्रिड कैसे होगा? बाय द हेल्प ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, so hybridization is very important for getting the hybrid or the hybrid or level up crop or level up plant category in flower, in seed, different type of hybridization. And you can write some more things also. Agriculture, biotech, agriculture development, micro propagation, cell culture and tissue culture, and the hybrid and the hybridization. The horticulture is the example of basically cell and the tissue culture means related to the micro propagation. यहाँ से आप डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट भी सेक्शन ले सकते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फॉर व्हाट? क्रॉप वैरायटी इंक्रीज या इंक्रीमेंट, यू कैन राइट इंक्रीमेंट ऑल्सो। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मीन्स क्रॉप वैरायटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्रॉप की वैरायटीज इंक्रीज कर रहे हैं। एक सीड कई तरीके, जैसे आपने वाटरमेलन खाया होगा आज से 8-10 साल पहले, तो लाइनिंग आती थी उसमें, लेकिन आज के डेट में लाइनिंग नहीं है, उसके ऊपर कैसा है अफ्रीकन वाटरमेलन खाते हैं आप, तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसकी स्टोरिंग पावर अलग है और उसके खाने के लिए एनर्जी अलग है। बात समझ लेंगे। यहाँ पर हम न्यूट्री फार्मिंग का भी यूज करते हैं। न्यूट्री फार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्री फार्मिंग, वाई वी यूज न्यूट्री फार्मिंग? जैसे कि नाम से समझ पा रहे हैं, व्हाट इज न्यूट्री फार्मिंग? न्यूट्री फार्मिंग इज एसेंशियल फॉर improving the nutrition in the plant, improving the nutrition in plants. So improving and increment also, you can write increment also, increase ऐसा लिख लें आप, essential for increase and improving the nutrition in plants। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं ना कहीं हमने जो यूज़ किया था वो इंसेक्ट कैटेगरी में भी किया था आज से कुछ समय पहले। अगर हम बात करें कि लगभग 1940 में हमारी जो है येलो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई थी, उसके अकॉर्डिंग भी इसे यूज़ किया गया था। तो हमारे पास ग्रीन टाइप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कलर, फर्स्ट इज द ब्लू, सेकंड इज ग्रीन, थर्ड वन इज रेड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड टाइप ऑफ द रेड बायोटेक्नोलॉजी, technology. So what do you understand? According to the color, easily we can understand. Red color is directly related to your blood, so blood color is red. लेकिन कुछ का कलर रेड नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर रेड कलर नहीं है तो हम डील नहीं करेंगे। जैसे आप क्या कहें, ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा है? ब्लू। रीजन क्रोमियम उसमें पाया जाता है। हमें क्या मिलेगा? आयरन मिलता है, लेकिन वहाँ क्या मिलेगा? क्रोमियम। अगर क्रोमियम मिल रहा है तो कलर कैसा होगा? ब्लूइश कलर, ग्रीन ब्लूइश मिक्स होता है, जैसे सी ग्रीन कलर होता है ऐसा कलर का होता है। 3 हार्ट होते हैं किसमें? ऑक्टोपस में, इसे याद रखेंगे। तो ब्लू कलर रेड से रिलेटेड है। जब रेड से रिलेटेड होगा तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी में की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप इसी में करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है हम आपको बताएंगे। वैक्सीन, वैक्टर लाइक प्लाज्मिड। आप प्लाज्मिड समझ पाते हैं कि क्या है? वैक्सीन तो आप समझते ही हैं, वैक्सीन क्या है? अच्छा, आपसे पूछ लें कि व्हाट इज वैक्सीन, आई होप आप बता पाएंगे कि वैक्सीन क्या है। समझ लें, वैक्सीन का मतलब होगा, हम सीधे सोचते हैं कि ये एक मेडिसिन है। मेडिसिन नहीं है ये, एक लिक्विड मेडिसिन भी नहीं है, ये एक मेमोरी मेडिसिन है। मेमोरी मेडिसिन, दिस वन इज मेमोरी मेडिसिन।
हाउ कैन वी से दिस वन इज मेमोरी मेडिसिन? वाई? बिकॉज जैसा जैसा नीड होगा, मान लीजिए आपने वैक्सीन लिया 1990 में और आप में बाहर से कोई इन्फेक्शियस एजेंट आता है, पैथोजन, मान लीजिए पैथोजन आता है, कोई पैथोजन है, तो पैथोजन तो कुछ भी हो सकता है, पैथोजन वायरस हो सकता है, पैथोजन बैक्टीरिया हो सकता है, पैथोजन कोई वर्म भी हो सकता है, मतलब कोई कीड़ा जिसको हम नीमाटोड या फिर हम ऑर्थोपोड के नाम से जानते हैं। तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या फिर वर्म हो सकता है, पैथोजन। तो 1990 में आपने वैक्सीन ली, मतलब इंजेक्शन लिया, और 2021 में इसका इम्पैक्ट आ रहा है और यहाँ से आपको किसी भी तरीके की डिसीज नहीं होती है। अभी देखेंगे कोरोना वायरस के लिए क्या ली जा रही है, वैक्सीन क्यों ली जा रहा है? ये एक मेडिसिन नहीं है, ये एक मेमोरी मेडिसिन है। जब मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर आपका नाम कुछ भी मान लेते हैं, सिंटू आपका नाम है, सिंटू आपका नाम है, सिंटू आपका नाम रख लेंगे, सिंटू झा, बिहार में बहुत चलता है झा, तो सिंटू झा जिसको सौरभ झा कहते हैं, तो सिंटू झा जी को मान लीजिए बाहर से कोई पैथोजन अटैक करता है। अब ये पैथोजन इसको अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट होगा। कौन क्रिएट होगा? एंटीबॉडी क्रिएट होती है। बॉडी को कैसे पता चला कि बाहर से कोई पैथोजन आया है और एंटीबॉडी क्रिएट हो जानी चाहिए? ड्यू टू बाय द हेल्प ऑफ द मेमोरी मेडिसिन विच नेम इज द वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? मेमोरी मेडिसिन। जैसे ही कोई बाहर से पैथोजन अटैक करता है होस्ट सेल पर, होस्ट ऑर्गन कौन से? लीवर है, किडनी है और आपका हार्ट है और ब्रेन है। ये चार को हम मोस्टली, स्टमक को भी नहीं लेते हैं हम होस्ट ऑर्गन में, तो होस्ट सेल भी वहीं से नहीं लेंगे। याद रखिएगा, जब भी कोई आप बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द या विद द प्रेजेंस ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन, तो आप उसे वैक्सीन कैटेगरी में डालते हैं। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ वैक्सीन पढ़ेंगे। वेक्टर क्या है? वेक्टर का मतलब होगा, मान लीजिए इस व्यक्ति को बीमारी है, तो बाहर से कोई हमने वेक्टर लिया, इस वेक्टर का नाम होता है प्लाज्मिड। यही वो होता है, इसको हम बहुत डिटेल में समझाएंगे, लेकिन आप समझ लेंगे, बहुत जरूरी है। आगे जाकर जब हम बोले तो आपको समझ में आना चाहिए। मान लीजिए इसका नाम रखते हैं प्लाज्मिड, होता प्लाज्मिड ही है। बैक्टीरिया के अंदर कुछ डीएनए ऐसे भी होते थे कि सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर आपका दो तरीके का सेल होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में देखेंगे आपका सर्कुलर डीएनए होता है, इसको याद रखेंगे, हल्की से जनरल साइंस में हम पढ़ेंगे ही। सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक्स में। तो मान लीजिए कोई प्रोकैरियोटिक का पर्टिकुलर कोई डीएनए जो सर्कुलर में है, उसको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं या वैक्टर कह रहे हैं। इसमें छोटा सा एक सेक्शन लगा दीजिए और इसकी बॉडी में डाल दीजिए। जब इसकी बॉडी में डालेंगे तो जो भी प्रोडक्ट इसके माध्यम से बन रहा होगा वो यहाँ बनेगा, और इस प्रोडक्ट की प्रेजेंस में आप इस पर्टिकुलर पैथोजन को मार सकते हैं। इसे कहते हैं हम वैक्टर। वैक्टर मीन्स प्लाज्मिड का नाम लिया जाता है, सर्कुलर डीएनए कहते हैं। और इसमें हम यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हमने आपको बता दिया कि व्हाट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन। एक आपके पास होता है डीएनए रिकॉम्बिनेशन। डीएनए रिकॉम्बिनेशन, यू हैव द डीएनए रिकॉम्बिनेशन आल्सो। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैक्सीन, वैक्टर मीन्स अ प्लाज्मिड। आप वैक्टर जब भी लिखें तो प्लाज्मिड जरूर लिखें। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये सब इसी में आते हैं। याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये आरएनए से होते हैं। विच टाइप ऑफ? एम टाइप ऑफ आरएनए। और जब ट्रांसलेशन होगा तो ये भी किसके माध्यम से होगा? एमआरएनए के माध्यम से होगा, बाय द हेल्प ऑफ द एमआरएनए। आरएनए की भी कैटेगराइजेशन होते हैं। इसमें और क्या ले सकते हैं आप? इसमें आप ले सकते हैं जीएमओ। जीएमओ मीन्स जीन या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मॉडिफाइड या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? आपने इसके बॉडी में डाला तो यही बॉडी क्या है? अपने आप में जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। और इसमें ही आप ले लेंगे जीनोटाइप, किसी के जीन में चेंज होना जीनोटाइप है। फिनोटाइप, एक आप ले सकते हैं फिनोटाइप, एक आपके पास है फिनोटाइप। सो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जीन में चेंज होना, फिनोटाइप मीन्स कि आपकी बॉडी के मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाता है, बॉडी के मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाता है। मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहर की जो स्ट्रक्चर है ना आपकी, योर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। एनाटॉमी जिसे कहेंगे तो उसको हम फिनोटाइप कहेंगे, लेकिन जीनोटाइप मीन्स जीन में होने वाला चेंज है। यहाँ पे हम जीन एडिटिंग भी ले सकते हैं
जीन एडिटिंग भी ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जीन एडिशन एंड जीन थेरेपी एंड क्लोनिंग, very important, cloning also. So we have some very important sections are related to red one type of the biotechnology. Doesn't matter your blood color is red or white or different type of, even yellow also. So सभी के सभी जो होगी वो रेड कलर की नहीं, हल्की ब्लड के साथ इंटरलिंक होकर काम करती है. इसे हम किस में काउंट करेंगे? इसे हम रेड वन टाइप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी में काउंट करेंगे. तो हमने 3 तरीके के देख लिया है. आप देखें, वी हैव वाइट biotechnology, white biotechnology. So what do you understand to a term? The term you have the biotechnology related to white type of the color. आपको समझ लें कि white biotechnology कलर से जब चलती है तो हम अगर यहाँ से बायो हटा दें, हम कहते हैं white technology. अगर हम कहें कि केवल white और टेक्नोलॉजी तो हम सीमेंट के साथ काम करेंगे, सीमेंट के साथ काम करेंगे. मोटार बनता है जिसे गारा कहते हैं, मोटार बनता है, उसमें क्ले ऐड की जाती है, लाइमस्टोन ऐड किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और हम क्ले उसके अंदर ऐड करते हैं. क्ले मीन्स मिट्टी का टाइप उसमें ऐड करते हैं, सॉइल का टाइप हम ऐड करेंगे तो मोटार बनेगा गारा. उसमें फिर कंक्रीट डालते हैं, तब जाकर बनता है एक पर्टिकुलर कंक्रीट सेक्शन बनता है, तो उसे हम वाइट टेक्नोलॉजी में ऐड करते हैं. तो उसका रेशियो कुछ भी हो सकता है, 4:3:1, 5:3:1, 5:7:1, जो आप चाहते हैं वो उसका रेशियो हो सकता है. लेकिन हम डील किसके साथ कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी, मीन्स लिविंग के साथ, वाइट के साथ बात कर रहे हैं. तो जब भी आप वाइट कलर की बात करते हैं, याद रखें, यू डिस्कस जस्ट ओनली अबाउट द प्रोटीन. सो प्रोटीन का एक्चुअल कलर जो है लाइक द वाइट होता है, वो आपको कैसा कलर देगा? कैसा कलर देता है? गोल्डन टाइप का कलर देता है. लेकिन वाइट में उसे काउंट करते हैं. तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट वन इज द प्रोटीन, सेकंड इज इम्यूनो एसिड एंड एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट लगा लें, एंजाइम के साथ डील करते हैं. एंजाइम के बाद आप लिख सकते हैं पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स के बाद क्या ले सकते हैं आप? पिगमेंट्स के बाद आप ले सकते हैं एल्कोहल. जैसे कि हम आपको बताएं कि एल्कोहल माइक्रोब से रिलेटेड होता है. एल्कोहल किससे रिलेटेड होगा? माइक्रोब्स. और फिर क्या बनती है? एल्कोहल बनती है. लेकिन बनती किस प्रोसेस से है? वी हैव द फर्मेंटेशन, एंड फर्मेंटेशन मीन्स एथिल एल्कोहल, C2H5OH. दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एथिल एल्कोहल, मीन्स एल्कोहल का ही फार्मूला होता है. याद रखें, एनर्जी बहुत कम होती है और हम जब भी इसे करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे, CO2 की प्रेजेंस में करते हैं. ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, बॉडी में भी होता है ऐसा. तो दिस इज द वाइट टाइप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. लास्ट वन बायोटेक्नोलॉजी यू हैव द लास्ट वन टाइप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच. वी हैव येलो बायोटेक्नोलॉजी. So yellow biotechnology related to directly to the insect, we can say insects. Actually yellow biotechnology directly related to insect, but how? Example HGP. I hope आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो कि HGP क्या होता है. HGP means human genome project. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1919 में स्टार्ट हुआ और 2003 एंड हुआ, जिसके अंदर USA मेन कंट्री थी और इसके बाद एडिशनल कंट्री भी आई. एडिशनल में जैसे चाइना, इंडिया भी इसमें इंक्लूड होता है 2003 के बाद. इंडिया, चाइना, Germany, France, England. These countries included after 2003, and this one human genome project started by USA, United States America. और दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू लिविंग से रिलेटेड सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था इंडिया लेवल पर. इसके बाद ही सारे प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं. लेकिन आपको हम एक बात बता दें कि इंसेक्ट्स को समझना है. तो इंसेक्ट्स, ये जो येलो बायोटेक्नोलॉजी है
1940 में काउंट हो जाती है, 1940 में, मतलब वहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, इसलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगर आप इसमें एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे पास है ई कोलाई फर्स्ट। ई कोलाई, व्हाट इज ई कोलाई? दिस वन इज बैक्टीरिया। याद रखें जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च किए गए हैं 90 से 95% ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया गया है। ये वही बैक्टीरिया है जो आपकी आंतों में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और विटामिन बी और सी, इवन ए भी, ए तो खैर लिवर बनाता है, तो ले सकते हैं माइनर परसेंटेज में कि स्टमक के साथ जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है, इसको हम गुड बैक्टीरिया का रेंज देते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं वी हैव द गुड बैक्टीरिया कहाँ होगा आपकी? इंटेस्टाइन। और क्या करता है? विटामिन बी और विटामिन सी का प्रोडक्शन करता है। विटामिन बी और विटामिन सी का प्रोडक्शन करता है। आप जानते हैं विटामिन बी के बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, विटामिन बी के कंपोनेंट्स होते हैं लाइक B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12 एंड 17। ये सब टाइप ऑफ हमारे पास विटामिन बी के कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें ज़्यादातर कंपोनेंट्स ई कोलाई बैक्टीरिया की प्रेजेंस में इंटेस्टाइन में बनाए जाते हैं। जब ई कोलाई बैक्टीरिया काम करना बंद कर देता है तो आपके इंटेस्टाइन में नए नए डिसीज़ होने शुरू हो जाते हैं। जो विटामिन बी से होता है वो होना बंद हो जाएगा, विटामिन B3, B6, B5 से जो भी होगा वो होना बंद हो जाएगा। जैसे बालों का टूटना, बाल सफ़ेद हो जाना, आंतों में कॉन्स्टिपेशन हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, या खून ना बनना जिसे एनीमिया कहते हैं, कन्वल्शन, मांसों का सिकुड़ जाना, मसल्स जो होती हैं वो कन्वल्जन हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं, विटामिन B6 की प्रेजेंस में होता है जब उसकी डेफिशिएंसी होगी। तो ई कोलाई बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटेस्टाइन। सेकेंड इज द ड्रोसोफिला। व्हाट इज ड्रोसोफिला? फ्रूट फ्लाई। आई होप आप फ्रूट फ्लाई के बारे में जानकारी रखते हो। फलों की मक्खी जो होती है, फलों की मक्खियों की ड्रोसोफिला कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, याद रखेंगे। अब स्टार्ट करेंगे येलो बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये सारी जानकारी सही से समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी एक बार हम जितना हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में उसको एक बार देख लें। तो ये तो आपको देखना ही है बायोटेक्नोलॉजी में, सेकंड देख लीजिए। हमने कहा कि हम इंट्रोडक्शन और ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे, तो ब्रांच हमने देख लिया। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास है, फर्स्ट वन ब्रांच वी हैव दिस वन। ये तो इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने देख ही लिया कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। कार्ल इरेकी नाम के साइंटिस्ट 1962 में टर्म को इंट्रोड्यूस किया बायोटेक्नोलॉजी, और हम इसमें ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिज्म के साथ इसमें कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट, एनिमल और माइक्रोब होता है, और प्रोडक्ट बनता है लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। आगे जब हम देखते हैं तो हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज है हमारे पास। लाइक हमारे पास क्या है? हमारे पास है ब्लू, ग्रीन, रेड एंड वाइट एंड येलो टाइप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। जब इसके बारे में बात करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कौन सी है? ब्लू वन बायोटेक्नोलॉजी वे द फर्स्ट वन, जिसमें हमने बताया कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, और इसी के साथ में इकोलॉजी, इकोसिस्टम और डेवलपमेंट के साथ सोर्सेज के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा जब हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो सोर्सेज या करें सराउंडिंग की बात करते हैं, तो सराउंडिंग का मतलब होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम उसके एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से उसे चेंज किया जा सकता है, इम्पैक्ट दिया जा सकता है आज की टेक्नोलॉजी के साथ में, वह हमने जाना। आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट वन क्या है? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हम केवल प्लांट को दिमाग में रखते हैं। एग्रीकल्चर है, डेफिनेटली एग्रीकल्चर बायोटेक होता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन करेंगे, सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर करेंगे। हॉर्टिकल्चर का एग्जांपल बहुत सुंदर है, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करते हैं तो क्रॉप की वैरायटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए किया जाता है। न्यूट्री फार्मिंग हमने बताया, इंसेक्ट्स में भी किया जाता है और प्लांट्स के माध्यम से भी किया जाता है, जिसमें कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। ब्रांच के बाद हम क्या डील करने वाले हैं एक बार देख लें। ब्रांच के बाद हम डील कर सकते, अभी येलो टेक्नोलॉजी ही चल रहा है, उसके बाद देखेंगे बाद में येलो टेक्नोलॉजी। तो येलो टेक्नोलॉजी की जब बात कर रहे हैं, देखिएगा जैसा कि हमने आपसे कहा, मान लीजिए इसे आप एग्जाम्पल में लेंगे, और हम तो एग्जाम्पल में ले रहे हैं, लेकिन आप थ्योरी में जब इसे आप उतारेंगे, याद रखिएगा एक भी वर्ड आपका बाहर नहीं जाने वाला है, और इसकी गारंटी है कि जो आपके सामने डेफिनेशन बनकर तैयार होगी वो डेफिनेशन आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। क्यों? बिकॉज आप प्रैक्टिकल मोड पर पढ़ रहे हैं, ना कि कोई रट्टाफिकेशन के आधार पर पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने
रट्टाफिकेशन के आधार पर पैरट फॉर्म जिसे कहते हैं, तोता वाला स्टाइल से पढ़े हैं, याद रखिएगा वो बच्चे हमेशा अपने मार्क्स के साथ लूज पॉइंट पर आ जाते हैं और उनके पॉइंट्स जो हैं वो हमेशा कम ही रहेंगे। मान लीजिए आप इसको एक एग्रीकल्चर फील्ड कह लें, ये आपके पास एग्रीकल्चर है, दिस वन इज एग्रीकल्चर फील्ड, ये आपकी एक एग्रीकल्चर फील्ड है, खेती करने के लिए है। जब ये एग्रीकल्चर फील्ड है तो आप पाएंगे कि इसके ऊपर आप क्रॉप भी पैदा कर सकते हैं। आप इसमें क्रॉप पैदा कर लें, आप इसमें क्रॉप पैदा कर लीजिए। अभी हम येलो बाइट टेक्नोलॉजी और इंसेक्ट के साथ डील करना चाहते हैं। येलो बाइट टेक्नोलॉजी केवल इंसेक्ट के साथ डील करती है, किसके साथ? इंसेक्ट के साथ। तो दिमाग में इंसेक्ट होना चाहिए। अब आप देख लें क्रॉप में क्या रहेगा? इंसेक्ट रहेगा, ऑब्वियसली इंसेक्ट्स रहेंगे, जैसे अर्थ वॉर्म, जैसे अर्थ और वॉर्म की बात करते हैं, अर्थ वॉर्म। हमारे पास यहाँ देख लें, यह भी क्या है? दिस वन इज ऑल्सो यू हैव द क्रॉप, और ये क्रॉप में भी कैसा एक टाइप ऑफ इंसेक्ट है, हम कहते हैं ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर कहते हैं आप, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर है, ये भी क्या है? ये भी एक इंसेक्ट है, ये भी क्या है? इंसेक्ट है। लेकिन दोनों इंसेक्ट में क्या चेंज है? बहुत बड़ा चेंज है। अगर हम केवल अर्थवॉर्म की बात करते हैं इंसेक्ट के रूप में, तो ये कैसा है? ये अपने आप में होगा इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली होगा। क्या होगा? इको फ्रेंडली। लेकिन जब बात करते हैं ग्रास हॉपर की, तो जो इसका इकोसिस्टम है, इस क्रॉप के साथ इस इंसेक्ट का जो पर्टिकुलर इकोलॉजी है, पर्टिकुलर सराउंडिंग है, वो हम बता चुके हैं। आप इस सराउंडिंग फ्रेंडली भी कह सकते हैं, इकोलॉजी फ्रेंडली भी कह सकते हैं, इकोसिस्टम फ्रेंडली भी कह सकते हैं। अपने खुद का इसका जो सराउंडिंग है, इस इंसेक्ट का खुद का जो सराउंडिंग है, उसे इको फ्रेंड कहेंगे, उसे इको फ्रेंड कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। इस इंसेक्ट की कंपैरिजन में जब ये ग्रास हॉपर पर्टिकुलर किसी क्रॉप पर आता है, जैसे शुगर केन की क्रॉप, तो शुगर केन की जितनी भी लीव्स होती हैं, उन लीव्स को खत्म कर दिया जाता है, उनको ईट कर लिया जाता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है। तो देखें ग्रास हॉपर क्या है? नॉन इको फ्रेंडली, नॉन इको फ्रेंडली है। इफ दिस वन इज नॉन इको फ्रेंडली, सो व्हाई वी आर राइटिंग ऑफ दिस वन? द रीजन इज दैट कि इंसेक्ट क्या है? कौन सा अर्थवॉर्म? इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होगा? देखिए, इको फ्रेंडली का मतलब होगा कि प्रोडक्शन इसके थ्रू हम इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ द अर्थवॉर्म, मींस इको फ्रेंडली सेक्शन। इको फ्रेंडली बेनिफिशियल भी है, किसके लिए? क्रॉप के लिए। और जो क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है, वो कहीं ना कहीं किसके लिए बेनिफिशियल है? आप लिख सकते हैं कि अगर कोई भी इंसेक्ट किसके लिए बेनिफिशियल है, आप कहेंगे क्रॉप के लिए क्या है? बेनिफिशियल। क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है। क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होगा तो डायरेक्टली कहेंगे कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होगा, ह्यूमन के लिए वेलफेयर होगा, या कह दें आप बेनिफिशियल होगा। और यही हम चाहते हैं कि हमारा मोटो यही होना चाहिए, जो भी करें ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो और एनवायरनमेंट के लिए किसी भी तरीके से डिजास्टर क्रिएट ना करें। और हम ये कर भी रहे हैं। अर्थवॉर्म को क्या करें? आप इको फ्रेंडली तो है ही, उसमें प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर दें। प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करने मीन्स का क्या मतलब है? इसमें फर्टिलिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। आप एरो ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब इंक्रीज है, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आता है। लेकिन हमने देखा कि इस पर्टिकुलर इंसेक्ट में हम डिसीज पाते हैं। हमने देखा कि भाई इसमें कुछ डिसीज है, और इन डिसीज को हमने एक पर्टिकुलर टेक्निक के प्रेजेंस में ठीक किया। उस टेक्निक का नाम क्या था? जीन ड्राइव टेक्निक। याद रखेंगे नाम, जीन ड्राइव टेक्निक। आप पर्टिकुलर इंसेक्ट मतलब अर्थवॉर्म के अंदर होने वाले डिसीज को ठीक करते हैं जीन ड्राइव टेक्निक के थ्रू। ऐसा करने से आप गौर कीजिएगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आपकी क्या होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। और फर्टिलिटी भी क्या होगी? डायरेक्टली बेटा आपकी बढ़ेगी। तो आप इसको खुद समझ भी सकते हैं। और क्या करें? हम चाहते हैं कि एक और भी काम कर सकते हैं कि हम इस इंसेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ इंसेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंसेक्ट क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग यू कैन इजीली इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसेक्ट, एंड इंसेक्ट इज अर्थवॉर्म मीन्स इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटली इको फ्रेंडली होना चाहिए।
और इसके अकॉर्डिंग हम इस अर्थवॉर्म में न्यूट्रिशन भी इंक्रीज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए आप फर्टिलिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आप जेनेटिक लेवल पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करें, और जेनेटिक लेवल पर अगर इसके अंदर हम जेनेटिक लेवल पर ऐसा जीन पेस्ट कर दें जिसकी वजह से इसमें न्यूट्रिशन का लेवल इंक्रीज हो जाए। कोई एक जीन न्यूट्रिशन बना रहा है, अभी आप देखेंगे कि कौन कौन जीन क्या क्या बनाते हैं। कोई एक जीन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन बना रहा है, तो हमने क्या करा कि किसी और ऑर्गेनिज्म का ऐसा जीन पेस्ट कर दिया इको फ्रेंडली इंसेक्ट में, अर्थवॉर्म में, कि जिससे कि नंबर ऑफ न्यूट्रिशन की परसेंटेज इसमें ज़्यादा हुई। अगर ज़्यादा हुई तो यही वो अपने स्टूल की प्रेजेंस में, यूरिन के प्रेजेंस में किसमें, इस क्रॉप में ऐड करेगा। और पर्टिकुलर ये जो सॉइल है, ये जो पर्टिकुलर सॉइल है एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर जो सॉइल है, इस सॉइल में कहीं ना कहीं फर्टिलिटी और प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगा। डायरेक्टली काम हो रहा है। तो ये जितने भी काम किए जा रहे हैं, इसमें अगर कोई डिसीज होती है तो जीन ड्राइव टेक्निक के प्रेजेंस में इस डिसीज को खत्म किया जा सकता है, न्यूट्रिशन इंक्रीज किया जा सकता है, न्यूट्रिशन इंक्रीज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, याद रखेंगे, और नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम, ये भी तो है नॉन इको फ्रेंडली, अब इस क्रॉप को डिजास्टर करेंगे, ये इस क्रॉप को क्या करते हैं, डिजास्टर, इसके लिए डिजास्टर क्रिएट कर देते हैं। तो हम यह भी कर लें कि इसमें डिजास्टर क्रिएट ना हो, तो हम करेंगे नंबर ऑफ इंसेक्ट क्रीज, कौन सा, इको फ्रेंडली। इनका नंबर जैसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ नॉन इको फ्रेंडली, नंबर ऑफ नॉन इको फ्रेंडली क्या, इंसेक्ट्स वी कैन डिक्रीज, ऑब्वियसली वी कैन डिक्रीज। तो आप समझ पा रहे हैं कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक ही हैं। तो अगर आप ऐसा कर देंगे कि इको फ्रेंडली इंसेक्ट्स को इंक्रीज कर देंगे, तो ऐसा ये अपने आप डिक्रीज हो जाता है। यह भी है। इसमें पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड तो हमें पढ़ना नहीं, वो तो आपकी दूसरी टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। जैसे कि हम बात करें कि अगर हम बात करेंगे कि वाइट टाइप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी या वाइट बायोटेक्नोलॉजी में उसे ऐड कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो ये पढ़ना जरूरी है। इतनी बात समझ में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको एक बार फिर समझ लें। एग्रीकल्चर फील्ड है, इस एग्रीकल्चर फील्ड पर सॉइल है, वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर कुछ क्रॉप में, ये क्रॉप है, इस क्रॉप में आपने इंसेक्ट देखे। अब इन इंसेक्ट्स मतलब अर्थवॉर्म देख लिया। अर्थवॉर्म का क्या करा हमने, पहला न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी, न्यूट्रिशन वैल्यू हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बढ़ा दी। मतलब कोई जीन इसमें ऐसा डाल दिया, ऐसा कोई जीन पेस्ट कर दिया है किसी खराब जीन के प्रेजेंस में, या लो परसेंटेज में न्यूट्रिशन बना रहा था, वह हटाकर हमने कोई बाहर से कोई जीन ऐड किया जिससे कि ज़्यादा परसेंटेज में न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की पावर को इंक्रीज किया जा सकता है। तो हमने ऐसा किया। जब हमने ऐसा किया तो देखा कि ज़्यादा परसेंटेज में न्यूट्रिशन बन रहे हैं, तो हमारी क्रॉप को ज़्यादा परसेंटेज में मिलेगा न्यूट्रिशन। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, या फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन, ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या पैरेलल होती है, दोनों एक साथ में बढ़ती हैं। उसके बाद मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंसेक्ट में कोई डिसीज़ हो जाती है, तो जीन ड्राइव टेक्निक की प्रेजेंस में आप वो जीन निकाल दें जिससे डिसीज़ हो रहा है, वह भी जीन ड्राइव टेक्निक है। और हम नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंसेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से करेंगे, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये बेनिफिशियल क्रॉप के लिए भी है, प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलिटी के लिए, न्यूट्रिशन फार्मिंग के लिए, सॉइल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा रहेगी तो जल्दी से जल्दी आपको सॉइल में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, और कम परसेंटेज में आपको जो है मैन मेड या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे। ह्यूमन के लिए वेलफेयर है, बिल्कुल ठीक। आप देख लें ग्रास हॉपर क्या है, ये नॉन इको फ्रेंडली है, इसके नंबर ना इंक्रीज हो तो हम दूसरे वाले का नंबर इंक्रीज कर दें। ये सीधी सी बात है। यहाँ से हमने समझा कि इंसेक्ट वाले सेक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। एक बात हमें समझ में आई। अब इसी के दूसरे वाले सेक्शन में देख लें हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट क्या था। अब एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। What are the benefits we are getting to the बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या क्या बेनिफिट्स ले रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ज़रा देख लें एक बार। देखिए इसमें दोबारा वैसे ही कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेने से, और एग्जाम्पल कहें कि जो कंप्लीट थ्योरी है उस थ्योरी को हम बाकायदा एक डायग्राम से समझ लें तो हमें समझने में आसानी होगा और लिखने में भी बहुत आसानी होगा। चलिए
मान लीजिए वही प्रोसेस है, इसे आप क्या कहेंगे, ये आपके सामने यहाँ वही करेंगे आप, क्रॉप है, ये क्रॉप आपके सामने, ये क्रॉप हो जाता है, इसे आप क्रॉप समझ लेंगे। ये आपके सामने क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर फील्ड है आपके सामने। दिस वन यू हैव द एग्रीकल्चर फील्ड एंड सेकंड वन यू हैव द क्रॉप। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट्स आपको देखने हैं, कैसे बेनिफिट्स देखना है। एग्रीकल्चर फील्ड है और ये क्रॉप है, यहाँ दो तरीके से आप काम करेंगे, एक फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, ये दूसरा आपके पास है, यहाँ भी क्या है, यू हैव द क्रॉप एंड ये क्रॉप किस में है, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन। सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ द कंडीशन स्पेशली इन द एग्रीकल्चर द क्रॉपिंग सेक्शन। तो हम देखेंगे यहाँ फेवरेबल कंडीशन है और यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन। आई होप आपको समझ में दिख भी रहा होगा। अनफेवरेबल कंडीशन, दो कंडीशन आपके पास है, फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन। अब थोड़ा समझें कि फेवरेबल क्या है। फेवरेबल मीन्स आप कहीं पर हैं, आप पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, तो आप एनिमल में हम काउंट होते हैं और सोशल एनिमल में हम काउंट होते हैं। तो सोशल एनिमल का अपना एक पर्टिकुलर एरिया होता है और अगर आप उस एरिया में विदाउट टॉलरेंस, विदाउट सस्टेनिंग पावर, मीन्स आपको किसी भी तरीके को कोई सस्टेन नहीं करना पड़ रहा है, आपको किसी भी तरीके की कोई टॉलरेंस नहीं फेस करनी पड़ रही है, तो ऐसे कंडीशन में वो फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। जैसे डेजर्ट कैक्टस, कैक्टस डेजर्ट, तो डेजर्ट में कैक्टस क्या होता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है, सीधी सी बात है। लेकिन वहीं आप उसको एक्वाटिक क्षेत्र में लगा दें, एक्वाटिक एरिया में लगा दें, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या पाएंगे, ऐसी कंडीशन में आप पाते हैं कि जो एक्वाटिक एरिया होता है या कहीं एक्वाटिक फील्ड है, उस एक्वेटिक फील्ड या एरिया में हम कैक्टस को अगर बिल्ड कर देंगे तो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही काई एल्गी को आप डेजर्ट में नहीं लगा सकते। पोलर रीजन्स में देखते पोलर बियर्स होते हैं, तो वहाँ पोलर बियर्स आपके डेजर्ट में नहीं रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में नहीं रह सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो जो भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक एनवायरनमेंट होता है और उस एनवायरनमेंट में वो उसे हम सस्टेनेबल नहीं करना पड़ता, उसको सस्टेन नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर करना पड़ा तो हो सकता है डेथ हो या उसमें डेवलपमेंट हो, हैबिटेट हो या उसमें अडेप्टेशन हो। हैबिट और अडेप्टेशन को थोड़ा सा समझ लें। हैबिट का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर चेंज होते हैं, लेकिन वो चेंज आपकी बॉडी में कभी भी परमानेंट तरीके से नहीं होते। जैसे मान लें कि कोई चाइनीज स्मोकर है, स्मोक करने वाला व्यक्ति है और दिन में 2 या 3 सिगरेट पीता है या फिर एल्कोहल लेता है, लेकिन डेली लेता है। अगर डेली लेगा तो बॉडी के ऑर्गन में परमानेंट चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि उसका ऑर्गन ही फेलियर हो जाए। लेकिन अगर कभी कभी ओकेजनली लेता है या ओकेजनली से थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज में लेगा, तो ऐसी कंडीशन में कि उसको क्योर किया जा सकता है, उसके चेंजेस को चेंज किया जा सकता है। बॉडी में हैबिट तो हुई, हैबिटेट तो हुए, लेकिन उसमें कोई चेंज परमानेंट नहीं आया। अब जब परमानेंट चेंज ना आकर टेम्परेरी चेंज आता है तो उसे हम हैबिटेट कहते हैं। बॉडी में चेंज आना लेकिन टेम्परेरी हैबिटेट है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर पर्टिकुलर चेंज परमानेंट हो जाता है तो उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे आप कभी 50-60 साल पुरानी साइंस को कभी कहीं से मिल जाती है तो पढ़िएगा, आप देखेंगे कि पहले जो कैमल थे, उन कैमल के जो सर के ऊपर हम्बल होता है, आप देखिए पीठ पर उनकी हम्बल होता है, वह उस हम्बल में बाकायदा 2 हम्बल हुआ, उस कैमल में 2 हम्बल हुआ करते थे। हम आपको थोड़ा बनाकर दिखा दें। जैसे मान लीजिए कैमल है तो कैमल में 2 हम्बल होते थे पहले, ये ऐसा करके। अभी कैसा है, केवल 1 हम्बल होता है। तो 2 हम्बल नहीं होते हैं, केवल 1 हम्बल होता है। और अगर 2 हम्बल नहीं है, 1 ही हम्बल है, इसका मतलब उसने सस्टेन किया है। वो सस्टेन किया है, कहीं ना कहीं अडेप्ट किया है उसने इस तरीके का कि उसके न्यूट्रिशन कम मिला। बिकॉज कैमल के बॉडी में 60% न्यूट्रिशन उसके हम्बल में ही होता है। यदि उसको काट दें तो उसकी मौत कुछ ही समय में हो सकती है, 4 से 6 घंटे में उसकी मौत हो सकती है। फेवरेबल कंडीशन है, गौर से समझिएगा। अगर फेवरेबल कंडीशन किसी भी क्रॉप को मिल जाती है, हम बेनिफिट्स ले रहे हैं, बेनिफिट्स देखिए कितने सारे निकलेंगे। अगर आप फेवरेबल कंडीशन किसी भी क्रॉप को दे सकते हैं तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा। अगर फेवरेबल कंडीशन तो क्या होगा, लिमिटेड होगा। इट विल बी लिमिटेड ओनली। प्रोडक्शन कैसा होगा, लिमिटेड होगा। बट आप क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करें, जीन क्लोनिंग का यूज़ करें, जीन पेस्टिंग का यूज़ करें, आइसोलेशन करें, जीन को एडिटिंग करें, जीन का रिकॉम्बिनेंट करें, जीन का रेप्लिकेशन करें, सभी के सभी में से कोई एक टेक्निक का यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बहुत ईजीली आप रिप्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, मीन्स लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। यू कैन ईजिली इंक्रीज द लिमिट ऑफ
लिमिट एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप अकॉर्डिंग टू द फेवरेबल कंडीशन, मीन्स उसे हम अनफेवरेबल कंडीशन की तरह बिहेव कराकर, जेनेटिकली चेंज कराकर, या कहें कि फेवरेबल कंडीशन में ही जेनेटिकली चेंज कराकर प्रोडक्शन और उसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास है। अगर आप ऐसा कर देते हैं, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप ऐसा कर दें तो आप कैसे करेंगे इसे? हाइब्रिड से करेंगे। देखिए वही बात आती है, हाइब्रिड करेंगे तो हमने कहा कि प्लांट का जब लेवल इंक्रीज हो जाता है, प्लांट या प्लांट वैरायटी, जब प्लांट वैरायटी लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो हाइब्रिड कहा जाता है। एंड हाइब्रिड इट डज बाय द हेल्प ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, इट कैन बी जस्ट ओनली बाय द हेल्प ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से आप ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस है, किसमें? अनफेवरेबल कंडीशन में। यदि आप इसको, इफ़ यू यूज़ अनदर टाइप ऑफ द प्रोसेस, यू हैव अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जो क्रॉप होती है उसका प्रोडक्शन आप गौर से समझिए कि प्रोडक्शन कैसा होगा? प्रोडक्शन होगा लो लेवल, बिकॉज लेवल भी कैसा है? लो है, उसको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। कैक्टस को कितना ग्रो करा लेंगे आप? कैक्टस को कितना ग्रो करा लेंगे? बिकॉज कैक्टस पहले से ही अडाप्टेड है। कैक्टस की जो लीफ होती हैं वो स्टिंक में चेंज हुई हैं, कांटों में चेंज हुई हैं, और कांटों की वजह से उसमें जो पानी की परसेंटेज है वो उसके पल्प, स्टेम, तने में होती है, इसी वजह से वो जिंदा रह पाता है। याद रखें, तो प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा, लेवल भी क्या रहेगा? लो रहेगा। लेकिन इसको बढ़ाएं कैसे? हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो बढ़ा दीजिए। न्यूट्रिशन फार्मिंग, न्यूट्रिशन फार्मिंग से आप बढ़ा दें, न्यूट्रिशन फार्मिंग से बढ़ा दें। फार्मिंग करें, न्यूट्रिशन करें, तो ऐसे बहुत आसानी से न्यूट्रिशन का लेवल पर्टिकुलर किसी भी क्रॉप पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। तो याद रखिए, ऐसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इससे हम क्या बढ़ा सकते हैं? इससे हम प्रोडक्शन के साथ साथ में लेवल भी इंक्रीज कर सकते हैं। वही बात आती है कि आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। दोनों कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन दोनों कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हैं। गौर कीजिएगा, आई होप आपको पूरा दिख पा रहा होगा। तो ये दो कंडीशंस हमारे सामने क्रिएट होती है। अब थर्ड पॉइंट पर आइएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो एक सेकंड रुकिएगा बेटा, वायर को ठीक कर लें थोड़ा। हाँ, देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी? फील्ड की बात करें बेटा, तो फील्ड पर हमने कहा था आपसे कि ऊपर क्या होता है? ऊपर सॉइल होता है। क्या होगा? सॉइल होगा। अब ये कुछ समय के बाद, मान लीजिए हम पुराना सॉइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या है? यहाँ से हम बायोफ्यूल्स ले सकते हैं। बायोफ्यूल से एनर्जी बनता है, बायोफ्यूल से एनर्जी बनता है, लेकिन अभी एनर्जी बहुत कम है, ना के बराबर है। जैसे ही आप ये काम करेंगे, न्यूट्रिशन फार्मिंग इंक्रीज करेंगे और ये प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो ऐसे में आप डायरेक्टली एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं। एनर्जी लेवल आप बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही आप एनर्जी लेवल इंक्रीज करते हैं तो याद रखिए, आप एनर्जी से जो प्रोडक्ट होंगे, एनर्जी बढ़ाने के बाद जो प्रोडक्ट होंगे या प्रोडक्शन होगा उसको बढ़ा देंगे। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इस पर एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपकी बायोगैस यूज़ कर सकते हैं। तो बायोगैस में क्या क्या होता है हम आपको बता दें थोड़ा। तो बायोगैस में CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये मोस्टली गैसेस पे प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब मेन गैस की बात की जाती है, आपसे प्रीलिम्स में पूछा गया है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, जितना हम पढ़ा चुके हैं उसमें बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। आप गौर कीजिएगा, पेपर उठाइएगा, देखिएगा, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है? बायोगैस के माध्यम से एनर्जी के लेवल पर यूज़ किया जाता है, या बिल्टअप होती है। ये कब यूज़ करेंगे हम? याद रखिए, बायोगैस का प्रोसेस हम वैक्यूम में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करेंगे? वैक्यूम मीन्स एयर शुड नॉट बी प्रेजेंट ओवर देयर। हालांकि पॉसिबल नहीं है, इसमें एरर होती है 90%, 99%, लगभग इतना परसेंट एयर नहीं होती है, बट कुछ परसेंट में एयर होती ही होती है। प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेवल बढ़ेगा। जैसे ही ऐसा होगा तो आप एनर्जी के प्लांट लगा सकते हैं, एनर्जी के प्लांट लगा सकते हैं। कौन सा प्लांट की बात कर रहे हैं? इंडस्ट्री की बात की जा रही है आपसे, इंडस्ट्री की बात की जा रही है। तो इंडस्ट्री जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आप जानते हैं कि GDP इंक्रीज़ होगा, और जैसे ही GDP इंक्रीज़ होगा
तो मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? मैन्युफैक्चर। जैसे ही मैन्युफैक्चर बढ़ेगा तो आपका मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का टारगेट पूरा होगा। कितना? 25% हमें जीडीपी लेकर जानी है और लगभग 100 मिलियन एम्प्लॉयमेंट कितनों को देना है? लगभग 100 मिलियन लोगों को हमें जॉब प्रोवाइड करनी है। अगर आप ऐसे इंटरलिंक कर पाते हैं, अगर आप इस पैटर्न से इंटरलिंक कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपके लिखने की कैटेगरी और समझाने की कैटेगरी बहुत ही तरीके से स्मार्ट स्टडी से कहा जाता है। किस बात को किस प्रकार से जोड़ पाते हैं और किस प्रकार से समझ पाते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर समझा दें, दो चीज़ें समझ में आती हैं लेकिन एनर्जी को कहाँ यूज़ कर लें, लिंक करने की कोशिश की गई है। तो आप एनर्जी जब कम है बढ़ा दीजिए, एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। एग्जाम्पल हमने आपको दिया और इसका तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर यूज़ किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया। रूल क्या था? हम इसमें मैन्युफैक्चर करें, मैन्युफैक्चर मतलब नेशनली या नेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने की कोशिश करें। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पूरा का पूरा कंट्री में प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और एक कैसा होना चाहिए? हमारे इंडिया की गवर्नमेंटेड हो चाहे प्राइवेट हो, उसको इंक्रीज करना है। हम ये बात समझते हैं। जीडीपी इंक्रीज होगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी टारगेट अपने आप में पूरा होगा। 25% हमें जीडीपी लेवल पहुंचाना है 2022 से ना लेकर 2025 तक का हमारा टारगेट है। बिकॉज बीच में कोरोना वायरस जैसी पैंडेमिक सिचुएशन आई और 100 मिलियन लोगों को इसमें जॉब देना है। तो कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से फ्यूचर कास्टिंग से जुड़ी हुई है। यहाँ तक हमने समझा। अभी देख लें हमारा क्या क्या पॉइंट हुआ है, अभी तक हम समझ पाए हैं। जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे समझते भी रहेंगे धीरे धीरे कि कहाँ कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। हम इंट्रो समझ पाए हैं बेटा, हम ब्रांच समझ पाए हैं और ब्रांच के साथ में हमने करंट के साथ जोड़कर चीज़ों को देखा और हमने येलो बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा एक्स्ट्रा मोड पर देखे हैं। अब इसके बाद आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देख लें। तो फर्स्ट पेज पर आपको क्या मेंशन किया हमने, टॉपिक देख लेंगे बेटा। टॉपिक ज़रूरी है, हाँ टॉपिक है हमारे पास, बेनिफिट्स हुआ, उसके बाद सेंट्रल डॉग्मा हमें समझना है। तो नाउ द अवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज दिस वन? इज अ सेंट्रल डॉग्मा। इसके बिना बायोटेक का कोई भी टर्म समझ लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा। समझिए किस प्रकार से होगा। सेंट्रल डोगमा, हो सकता है आपसे नाम ही पूछ लें कि व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, डिस्क्राइब दिस वन। सेंट्रल डोगमा को समझेंगे। देखिए यहां पर आपके पास है डीएनए और यहां आपके पास है एमआरएनए। यू हैव डीएनए एंड यू हैव एमआरएनए। नाउ यू हैव द प्रोटीन एंड यू हैव एक्सप्रेशन ऑल्सो, एक्सप्रेशन ऑल्सो। सो यू हैव 4 टर्म्स सीक्वेंस वाइज, ये आपको मेंशन है। एक आपके पास डीएनए है, एक आपके पास एमआरएनए है, प्रोटीन है और एक्सप्रेशन है। एक एक पॉइंट को सही से समझिएगा। अगर डीएनए बना लेता है, अगर डीएनए अपन ही जैसा डीएनए बना ले, मीन्स कॉपी पेस्ट कर रहा है। डीएनए इज गोइंग टू फॉर्मेट, डीएनए इज गोइंग टू बी फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर डीएनए, सेम टाइप ऑफ द डीएनए, दिस वन इज द कॉपी ऑफ द डीएनए। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? और जब एमआरएनए क्या बनाता है? अब एमआरएनए को देखिएगा पहले कि जब ये डीएनए को देखिएगा, डीएनए से बने एमआरएनए, डीएनए से बन जाए एमआरएनए। यहां से देखिएगा जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए टू एमआरएनए बनेगा। हाँ इसे देखिएगा, डीएनए टू डीएनए बनेगा, कॉपी बनती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस वन इज अ रेप्लिकेशन। दिस इज अ रेप्लिकेशन। यू हैव अ पैटर्न, द पैटर्न नेम इज रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे तो यू हैव ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। आप उठाएं और देखें, हम तो 25 साल के डाटा के आधार पर समझा रहे हैं, तो देखेंगे तो 1 to 1 क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। जो पहले पढ़ लिए इससे अभी, उसमें तो वाकई बहुत क्वेश्चन हैं। ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से आप बना लेते हैं प्रोटीन, आप इसे कहेंगे दिस वन इज अ ट्रांसलेशन। दिस इज द ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन से बॉडी में बॉडी शो करती है सिंबॉलिक, बॉडी शो करती है सिंबॉलिक, तो उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। हम 1 by 1 सारी चीज़ें समझाएंगे, लेकिन पहले एक एक करके समझ लीजिए।
यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंट्रल डॉगमा हो सकता है कि पूरा प्रोसेस बता दे कि डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, प्रोटीन टू एक्सप्रेशन जब होता है तो इस प्रोसीजर का नाम क्या है, प्रोसीजर का नाम है सेंट्रल डॉगमा। दिस इज द सेंट्रल डॉगमा यू हैव। डीएनए टू डीएनए बने तो रेप्लिकेशन सेम, और जब डीएनए टू डीएनए बनता है तो जो बनेगा उसे हम बोलेंगे जीनोम, इसे आप कहेंगे जीनोम। यू विल से दिस वन इज जीनोम। और जीनोम की स्टडी, द स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स, इज कॉल्ड जीनोमिक्स। आराम से स्लोली गेट द नॉलेज, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करें बात को। डीएनए टू डीएनए बना रेप्लिकेशन मेथड से बना, डीएनए ये सब क्या है, ये सब मेथड्स है, ये सब मेथड्स है। यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, दिस वन इज अ मेथड, एंड डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन से बन रहा है तो इसे हम कहेंगे जीनोम, इसे कहते हैं जीनोम। और जीनोम की स्टडी को हम कहते हैं जीनोमिक्स। द स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स। डीएनए टू एमआरएनए जब भी कंस्ट्रक्ट होता है तो हम उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। याद रखिएगा डीएनए से एमआरएनए ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरएनए के अपने टाइप होते हैं, आप लिख सकते हैं, आपके पास होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसकी 60% परसेंटेज होती है टोटल आरएनए में। और एक होता है सेट आरएनए, सेट आरएनए, इसकी परसेंटेज कम रहेगी एज कंपेयर टू दी अनदर टाइप ऑफ दी आरएनए। इसे क्या बोलते हैं, एस आरएनए, कॉमा लगा दें आप, एब्जॉर्प्शन करने वाला आरएनए। एक कोई यूज कर सकते हैं, टी आरएनए लगा सकते हैं आप, ज़्यादातर टी आरएनए के साथ लोग जो है समझते हैं, लेकिन 3 इसके नाम होते हैं, सॉल्यूबल, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसफर करने वाला इंफॉर्मेशन को, राइबोसोमल है, और आपके पास मैसेंजर आरएनए है। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और इस टर्म को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्टोम, ट्रांसक्रिप्टोम, दिस टर्म इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टोम। स्टडी ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम इज ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ध्यान देंगे बातों पर, ज्यादा कुछ नहीं करना है। transcriptomics, this is called the transcriptomics, means study of transcriptome is transcriptomics। वो लिखा है यहाँ पर स्टडी है, बस वो आप ऐड करेंगे, स्टडी है। नाउ यू हैव ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोटीओम, दिस इज कॉल्ड प्रोटीओम। तो प्रोटीन लिखते हैं ना, तो प्रोटीओम, क्योंकि प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीओम। इसके स्टडी को आप कहेंगे, द स्टडी ऑफ प्रोटीओम इज प्रोटीओमिक्स, प्रोटीओमिक्स या प्रोटीओमिक कह सकते हैं, लेकिन एस लगाया जाता है क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, तो प्रोटीओमिक्स होगा। ये हम प्रॉपर्ली समझ पा रहे हैं। ये नेचुरल हो रहा है। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, नेचुरल, याद रखिए, ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। कैसे होगा, जीन के अकॉर्डिंग होता है, जो जीन आइसोलेट किए जाते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं। ये हम समझाएंगे कि कैसे किए जाते हैं जब क्वेश्चन होगा उसके आधार पर। यहाँ हमें सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन एक्सप्रेशन बॉडी शो सिंबॉलिक समझ में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, जब प्रोटीन को एक्सप्रेशन देंगे, प्रोटीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, याद रखिए टोटल, अगर हम टोटल टाइप ऑफ प्रोटीन की बात करें आपसे, तो लगभग 22 टाइप ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में होते हैं। और उन 22 टाइप ऑफ प्रोटीन में कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी में रहेंगे और कुछ हमारी बॉडी में बाहर से लिए जाते हैं। तो 2 टाइप हमारे पास होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल, एक होंगे एसेंशियल, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन एसेंशियल तो बॉडी को नहीं चाहिए, ये वो नॉन एसेंशियल है जो आप बाहर से लेते हैं, और ये एसेंशियल वो है जो आप बॉडी के अंदर से लेते हैं, इन और आउट, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ये बहुत इजी मोड की बात है। दूसरी बात, हर प्रोटीन एक अलग एक्सप्रेशन देता है, हर प्रोटीन एक अलग एक्सप्रेशन देता है। जैसे टेस्ट के लिए एक अलग प्रोटीन है, मेरे हेयर्स के कलर के लिए एक अलग प्रोटीन है, हमारे ईयर बनने के लिए एक अलग प्रोटीन है, आइस बनने के लिए अलग प्रोटीन है, आइस का कलर बताने के लिए एक अलग प्रोटीन है, स्किन का कलर बताने के लिए अलग प्रोटीन है, क्योंकि आपके हेयर के कलर, आपके स्किन का कलर, नेल का, जैसे नेल की बात तो केराटिन प्रोटीन होता है, स्किन की बात करें कोलेजन प्रोटीन होता है, डीएनए की बात करें हिस्टोन प्रोटीन होता है, आइस की बात करें तो इस तरीके से आपके जहाँ जैसे हेयर्स में भी केराटिन प्रोटीन होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन मिलता है, आपका कोलेजन प्रोटीन मिलता है। क्यों, बिकॉज बॉडी में 60% तक इसकी परसेंटेज रहती है स्किन के साथ में। तो ये तो हमने जनरल साइंस के बारे में ट्रेडिशनल तरीके से समझ लिया।
ये हमारे पास सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस होता है। इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।